हेलो और वेलकम टू लॉ स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो ये जो मैगजीम है आपका बहुत ही बार रिपीटिवली आपका मैगजीम पूछा जाता है क्लैट के एग्जाम में या अदर लीगल एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको अच्छे से समझें और कवर करें कि वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया कहता क्या है। देखो, सबसे पहली बात, घबराना नहीं है। कभी भी ये आ गया तो वही समझ जाओ, इसके वर्ड से समझो। कैसे समझना है? वर्ड से, वॉलेंटी से समझो, वॉलेंटैरिली। इंजुरिया आपको पता है, इंजुरिया साइन डैमनम हमने करा है, डैमनम साइन इंजुरिया करा है। तो आपको पता है इंजुरिया का मतलब क्या होता है, लीगल इंजरी। और ये वर्ड आ गया नॉन फिट। नॉन फिट क्या, जब हम कह देते हैं यू आर नॉट फिट फॉर दिस, तो वहां से समझो नॉट फिट का क्या मतलब है कि वॉलेंटरीली हम कभी किसी चीज को करते हैं, हम वहां पे कहा जहां पे भी कहीं पे भी जब हम अपनी विलिंगनेस शो कर देते हैं किसी एक्ट को करने के लिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर नॉट लायबल टू हैव द लीगल इंजरी, वी आर नॉन फिट फॉर द एक्शन इन टॉर्ट, वी आर नॉन फिट फॉर द एक्शन इन टॉर्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या ट्रिक है इसका, कभी भी आपको वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का आता है, आपको वहीं के वहीं समझ आना है। वॉलेंटरी जहां पे आ गया कि जब आप किसी एक्ट को खुद वॉलेंटरली विलिंगली आप यस बोलते हो, कंसेंट देते हो, तभी आपका मैगजीम वहां पे लग जाता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। It is basically covered under the general defenses in torts. क्या जनरल डिफेंसेस क्या होते हैं? अवॉइडेंस ऑफ लाइबिलिटी इन टॉर्ट। Whenever plaintiff, अब देखो यहाँ पे प्लेंटिफ आ गया, फिर से समझाती हूँ प्लेंटिफ क्या होता है। प्लेंट तक समझो। आपको पता है वर्ड कंप्लेंट, कंप्लेंट का वर्ड पता है? तो बेसिकली प्लेंटिफ इज जो कंप्लेंट करता है, जो प्लेंट फाइल करता है। हमारे सिविल सूट्स में प्लेंट बोला जाता है, तो फ्रॉम देयर प्लेंटिव वर्ड इज बीइंग डिराइव्ड, द वन हु register the complaint, or you can say the one who files the suit in civil cases। जो प्लेंट फाइल करता है उसे हम प्लेंटिफ कहते हैं, और जिसके खिलाफ करता है उसको हम सिविल केसेस में डिफेंडेंट बोलते हैं, और आपको पता है क्रिमिनल केसेस में उसको हम एक्यूज्ड बोलते हैं, ठीक है। Whenever a plaintiff brings an action against the defendant for a tort, the defendant may avoid his liability by taking the plea of the following defenses। हमने जनरल डिफेंसेस आईपीसी में कवर करे हैं, ठीक है। आप मेरी वो वाली वीडियोस चेक कर लो, उसमें भी हमने बहुत सारे जनरल डिफेंसेस करे हैं फ्रॉम सेक्शन 76 से लेके 106 ऑफ आईपीसी, राइट। अब इसमें आपको पता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज एन अनकोडिफाइड लॉ, तो एज सच कोई सेक्शंस नहीं है, बट देयर आर बेसिक प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर ये टॉर्ट्स का लॉ है बेस्ड है, राइट। तो आज हम ये वाले काफी है, बट आज हम वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया कवर करेंगे, फिर बाकी के आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं कवर कराऊंगी। पहला है हमारा वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया विच इज नोन एज डिफेंस ऑफ कंसेंट, ठीक है। बाकी है प्लेंटिफ, द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, राइट। नाउ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया क्या कहता है? The one who voluntarily agrees to suffer harm is not allowed to complain for it। समझ गए? बेसिकली अगर प्लेंटिफ जब उसके साथ उसकी कोई लीगल इंजर हो जाती है और वो कंप्लेंट फाइल करता है, तो डिफेंडेंट के पास अगर सिचुएशन ऐसी है, तो डिफेंडेंट हैज द डिफेंस ऑफ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया विच सेज, जब प्लेंटिफ ने खुद वॉलेंटरीली कंसेंट दिया था एक्ट करने का, देन ही हैज नो राइट टू फाइल फॉर द कंप्लेंट when he voluntarily agree to suffer the harm, ठीक है। ये है इसका बेसिक मीनिंग। नेक्स्ट,
This is so because the harm voluntarily suffered does not constitute the legal injury. See, आपने खुद अपनी मर्जी से जब सहमति दे दी कि मैं ये एक्ट करूंगी, ठीक है, या करूंगा, अगर उसमें कुछ लॉस होता है देन वो डिफेंडेंट की गलती नहीं है, वो आपकी खुद की है, क्योंकि आपने जो है कंसेंट दिया है। देखो आज का लेक्चर पूरा अच्छे से देखना, इसमें मैंने बहुत सारे केसेस और बहुत सारे इलस्ट्रेशंस डाली हैं, जिस आप जब पढ़ोगे करोगे आपको ये टॉपिक इतना इजीली सब समझ लग जाएगा कि ये कहता क्या है। ठीक है, मैं आपको चलो अभी इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आप एक ऑटो को रोका कि आपको जाना था, आपको सेक्टर 36 से 38 जाना था, आपने ऑटो वाले को रोका, आपको स्मेल भी आई जब आप उससे रेट की वो कर रहे थे आर्गुमेंट, वो आपको पता चल गया कि अल्कोहल पी रखी है, सॉरी। फिर उसके बाद क्या होता है, आप फिर भी ऑटो में बैठ जाते हो, राइट। अब रास्ते में उतना इंटॉक्सिकेटेड है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आपके काफी चोट लग जाती है। देखो इस केस में आप पहले ये देखो कि आप लायबल हो कंपेंसेशन के लिए। तो इस केस में क्या है, आपको लायबल इसीलिए दे देते हैं कंपेंसेशन का क्योंकि आपको उसकी इंटॉक्सिकेशन की रेशियो नहीं पता कि कितनी उसने अल्कोहल कंज्यूम करी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जब बैठे आपने देखा कि अरे ये तो बड़ी टूटी हुई ऑटो है बट वो रेट सही लगा रहा है, आपने कहा चलो कोई नहीं उधर ही तो जाना है, मैं बैठ जाती हूँ। बट रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका कोई नट या फिर इसका टायर लूज हो गया, आपकी इंजरीज लग गई, then you will not be held liable because you were having the prior knowledge that the auto was not in a good condition. So इस केस में डिफेंडेंट जो ऑटो ड्राइवर है उसके पास डिफेंस होगा कि मैम को पहले ही पता था मेरी ऑटो की हालत ठीक नहीं है, मैम ने फिर भी मुझे बोला कि मुझे राइड दे दो। ठीक है, सो दीज आर द टू डिफरेंट केसेस. Now you have to make your understanding power more, you know, to understand the facts and circumstances of each and every illustration in the case, right? जैसे इस केस में पहले नॉलेज थी, ठीक है, बट लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन नहीं पता था। पहले नॉलेज थी कि ऑटो की हालत सही नहीं है बट स्टिल यू टुक द राइड, राइट। सो दीज आर द टू डिफरेंट एग्जांपल्स, हम आगे और भी करेंगे डिफरेंट स्टाइल के। नो मैन कैन इन्फोर्स अ राइट which he was voluntarily waived or abandoned. See, ये वही कह रहा है, इंजरिया की बात कर रहा है। No man can enforce a right which he has voluntarily waived. ठीक है ना, खुद ही कंसेंट देके जब वो राइट आपने वेव कर दिया, then you can't enforce that right, right? By filing the complaint. In case the person gives his consent of doing an act which leads to him getting injured, then even if an injury is caused by the other person, he cannot claim any damages from that person because the act was one for which he voluntarily consented. The consent of the plaintiff acts as a defense. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंसेंट दे देते हो, देखो कंसेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे, दो तरीके की होती है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। कह रहे हैं जब आप कंसेंट दे देते हो वो अपने आप में एक डिफेंस बन जाता है, एंड दिस डिफेंस इज कॉल्ड वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, राइट। now we will do the illustration. If A has a bike whose brakes do not work and B, knowing about the conditions of the bike, still chooses to sit on it with A driving it, वही जो मैंने आपको ऑटो वाला एग्जाम्पल दिया, काफी सिमिलर है। And due to failure of such brakes, they both sustain injuries in an accident. B cannot claim relief from A because he had voluntarily consented to sit on the bike. ठीक है, B को नॉलेज थी कि उसकी कंडीशन बाइक की खस्ता है, वो फिर भी बैठ गया, राइट। तब इस केस में कोई वो रेमेडीज क्लेम नहीं कर सकता because he himself consented for it. Now, but in the above illustration, if B was not aware of the conditions of the brakes, वो ही ना, उसको पता नहीं था, जैसे एग्जाम्पल आपको पता नहीं था कि ऑटो की हालत खस्ता है, आप बैठ जाते हो, फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है,
फिर बाद में पता चलता है कि ऑटो की हालत बहुत बेकार थी, वो ऐसे ही ड्राइवर चला रहा था, तो उस केस में आपको कंपेंसेशन मिलेगी। तो वही यही इलस्ट्रेशन कह रही है, वी वॉज नॉट अवेयर। सी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, डिफेंस लेने के लिए, of the conditions of the brakes, and then he sustained injuries hitting it, he would not be stopped from claiming damages from A, because here B did not give his consent to accept the risk of getting injured due to the failure of the brakes. Easy, pretty easy. Now burden of proof, मैंने आपको आईपीसी में समझाया था जनरल डिफेंस में कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑन द क्लेमेंट। कौन सा सेक्शन कहता है आईपीसी में ये बात, कौन से क्रिमिनल लॉ का कहता है, 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो क्लेमेंट के ऊपर होता है। ऐसे ही टॉर्ट्स में कहता है, इन द केसेस वेयर द डिफेंडेंट इज टेकिंग द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी अगेंस्ट द प्लेंटिफ, एट दैट केसेस, और इसके जनरल डिफेंस के कोई भी केसेस हो गए, ऑलवेज एंड ऑलवेज बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिफेंडेंट, राइट? The burden of proof is on him to show that the plaintiff had full knowledge of the act. पहले उसको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, and he had consented to the risk involved in the act, and the defendant has to show that the plaintiff was also aware of the extent of the risk, this is very important, which was involved in the act, successfully taking this डिफेंस। तो क्या क्या उसको बातें प्रूव करनी होगी, ये एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं आपके, ये थोड़ी डीप नॉलेज के लिए है कि पहला ये शो करे कि उसको पूरी नॉलेज थी, कंसेंट दिया था, उसको ये भी पता था कि रिस्क कितना हो सकता है अगर मैं ये काम करूं, राइट? नाउ नेक्स्ट, कंसेंट टू सफर द हार्म एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कंसेंट किस तरह की होती है, दो तरह से हो सकती है, एक्सप्रेस or implied. In the cases of this defense, the consent of the defendant is not required to be expressly given, and even by his conduct, his consent can be taken. Conduct से कौन सी वाली बोली जाती है, implied बोली जाती है। एक्सप्रेस तो वो होते हैं जब आप खुद ही एक्सप्रेस कर देते हो बोल के या किसी और चीज के थ्रू, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने जाते हो, पहले आपसे फॉर्म करवाते हैं कंसेंट वाला साइन, तो तब आप एक्सप्रेसली कंसेंट दे देते हो। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेस इज सबमिटिंग टू अ सर्जिकल ऑपरेशन। नाउ इम्प्लाइड क्या है, where a player or a spectator in the game of cricket। देखो बेसिकली इम्प्लाइड क्या होते हैं, जब आप कोई गेम देखने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको टिकट मिलती है उसकी, तो वो इम्प्लाइड कंसेंट होती है कि कोई मिस हैपनिंग हो गई, देन यू विल बी हेल्ड लाइबल फॉर योर ओन कॉन्सिक्वेंसेज। जो रिस्क वहां पे आप लेके बैठे हो स्टेडियम में, बॉल बचती है, यू देखो भी आपने केसेस सुने हैं कभी, क्रिस गेल ने सिक्सर मारा और आप किसी के बॉल लगी और उसने केस फाइल कर दिया, सचिन तेंदुलकर ने तो कितनी बारी मारे हैं, युवराज सिंह ने मारे, कभी केसेस सुने हैं आपको कि वो स्टेडियम में बॉल गिरी और किसी के बचती है तो वो केस फाइल करे? नो, व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी वहां पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी लग चुका होता है। कैसे? जब आप टिकट लेते हो और आप इम्प्लाइड कंसेंट दे देते हो, राइट? तो अगर कोई केस फाइल भी करेगा तो डिफेंडेंट को डिफेंस मिल जाएगा, राइट? तो यही कह रहे हैं, game of cricket or football is deemed to be agreeing to any hurt which may likely in the normal course of the game, right? Now ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत, ये कह लो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया का ट्रेडमार्क कह लो, ये इतना इंपॉर्टेंट केस है, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड। इस केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ हॉल जो थे वो स्पेक्टेटर थे, वो रेसिंग गेम देखने चले जाते हैं। ड्यूरिंग द रेस देयर वाज अ कोलिजन बिटवीन द कार्स, one of which was thrown among the spectators, thereby plaintiff got injured। इन्होंने केस फाइल कर दिया, तो क्या कोर्ट ने हेल्ड करा, it was held that the plaintiff impliedly took the risk of such injury, the danger being inherent in the sport which any spectator could foresee, the defendant was not liable, right? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस। देखो अगर आपके एग्जाम में कभी वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी का कोई भी केस आता है, कोई स्टेडियम को लेके आ गया, किसी भी गेम को लेके आ गया, तो आपने समझ आना है वहीं पे,
टिकट ली है, इम्प्लाइड कंसेंट दी है, हेंस कोई इंजरी होती है, द डिफेंडेंट विल नॉट बी हेल्ड लाइबल, क्योंकि वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया लग जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट अनदर केस, मैंने बोला ना आज के आपके लेक्चर में बहुत केसेस होंगे, बहुत इलस्ट्रेशंस होंगी, सो दैट आपको वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया एकदम से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लोगे बहुत इजीली, राइट। नाउ ये है पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायका। द प्लेंटिव हैड आस्क्ड फॉर अ लिफ्ट, वही जो मैंने आपको ऑटो का एग्जांपल दिया, सिमिलर है, इन द जीप ऑफ द डिपेंडेंट। सी यहाँ प्लेंटिव ने खुद ही वॉलंटरीली लिफ्ट मांगी है, ये बात ध्यान रखो, समझो पॉइंट, ठीक है। एंड while traveling in it, one of the screws of the wheel of the jeep fell out. देखो लिफ्ट मांगी, अब चलते वक्त कोई स्क्रू निकल गया, as a result the jeep crashed and it caused the death of one of the plaintiffs. In the case, the court held that the defense of voluntary non-fit injuria will apply, and thus the defendants were not liable because by sitting in the jeep, the plaintiffs had assumed the risk of being injured in an accident. खुद वॉलंटरीली लिफ्ट मांगी, उन्होंने दी नहीं थी, ठीक है। जब आप बैठ गए हो तो कोर्ट क्या कहती है, अजम्पशन लग जाएगी कि आपने अज्यूम कर लिया कि कुछ भी रिस्क होता है आपको झेलना पड़ेगा, कोई भी इंजरी होती है, इसमें डिफेंडेंट को आप कुछ दोष नहीं दे सकते, ठीक है। तब आप समझो इसके फैक्ट्स को, थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि कैसे कोर्ट ने इसको अंडरस्टैंड करके ऐसी जजमेंट दी है, राइट। नाउ क्या है एसेंशियल कंडीशंस फॉर द डिफेंस ऑफ कंसेंट के लिए? एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं? वैसे तो मैंने बर्डन ऑफ प्रूफ में आपको कराया था, नॉलेज होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, रिस्क का भी जब प्लेंटिफ को पता हो सकता है, तो उन केसेस में डिफेंस लग जाता है, डिफेंडेंट इन बातों को लेके क्लेम कर सकता है, ठीक है। देखो फ्री कंसेंट होनी बहुत जरूरी है, राइट। हमने आईपीसी में पढ़ा था, टॉर्ट्स में भी पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ोगे आप कि फ्री कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। When plaintiff gives his consent for an act, such consent should be free from any coercion, fraud, or any other such means by which the free consent can be affected. Example: A has a heart problem and he goes to a hospital for surgery. There he is informed by the surgeons that the required surgery is very complicated and there is a chance of the surgery failing which can cause his death. देखो अब इसको नॉलेज होगी इस फैक्ट की, ठीक है। हॉस्पिटल वालों ने पहले ही ये बात उसको बोल दी थी, hence he has the knowledge of this particular fact. If A gives his consent to have the surgery and the surgeon, despite taking all reasonable care in doing the surgery, is not able to save A, then the surgeon cannot be held liable because they had given his consent for it and this consent was given freely. अब सब कुछ जब हॉस्पिटल ने बता दिया, पेशेंट की नॉलेज में है, अगर वो फिर भी विलिंगली कंसेंट दे दे, then hospital authorities will not be held liable. A having heart problem goes to surgeon, he is told that he needs surgery to which he agrees. दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखना, during the surgery the surgeon removes one kidney of A without his knowledge. In this case, even though the surgery is successful, the surgeon will be held liable because A did not give his consent for the removal of his kidney. तो कंसेंट में देखो, अगर पहले वाले में वो ना बताते कि तुम्हारी डेथ हो सकती है, ठीक है, बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो जाना था, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, हो जाती तो इस केस में लायबल हो सकते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब नेग्लिजियंस कर दी, डॉक्टर ने नेग्लिजियंस कर दी, किडनी रिमूव कर दी, ठीक है, तो इस केस में उसने किडनी रिमूव की तो कोई कंसेंट नहीं दी थी, तो वहां पे डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि आपने कंसेंट दी थी जी मुझे, ओके। तो यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया नहीं लगेगा, पर जब पेशेंट को नॉलेज है कि क्या हो सकता है, वो फ्री कंसेंट दे दे, तो उस केस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया लग जाता है, राइट। नाउ
केस ये देखो इंपॉर्टेंट है ये केस, रविंद्र पद्मनाभन वर्सेस लक्ष्मी राजन एंड अदर्स। द प्लेटिव को क्या हुआ था, इसमें ट्यूमर था ब्रेस्ट में, and therefore she went to the hospital to have it removed. While operating her, the doctor also removed the uterus even though it had nothing to do with it, the tumor. Thus the court held the defendants liable and thus the defense of voluntary non-fit injuria was rejected. ट्यूमर ब्रेस्ट में था, यूट्रस रिमूव कर दिया, जिसकी कोई कंसेंट भी नहीं ली, तो इस केसेस में जो है डॉक्टर विल बी हेल्ड लायबल, राइट। नाउ कंसेंट obtained by fraud is not real. हमने क्या पढ़ा था, कंसेंट शुड बी फ्री विदाउट एनी कोअर्जन, विदाउट एनी फ्रॉड, विदाउट एनी और एनी अदर वी कैन से एनी अदर मीन्स, जिसमें फ्री कंसेंट आपकी नहीं लग रही है। तो जब फ्रॉड से ले लेते हैं आपसे कंसेंट, तब क्या होता है, the defense of voluntary non-fit injuria will not apply and the defendant will be held liable for the wrong by him. Easy, देखो सीधी स्पष्ट बात क्या है, consent should be free. When it is not free, it is has obtained by fraud. But of course, that consent, when it is not free, the person will be held liable. The defendant has no defense of voluntary non-fit injuria. Example, R versus Williams. The defendant was singing coach and he had convinced the 16-year-old student to have sexual intercourse with him by telling her that it will help her in improving her voice and singing. The defendant was held liable by the court because the consent was obtained by fraud. हमने आईपीसी में भी करा था ये, जहाँ पे फियर मिसकंसेप्शन लग जाती है, कंसेंट ले लेते हैं, उस केसेस में जो होता है कंसेंट आपकी जब फ्री नहीं है तो आप कैसा डिफेंस लोगे, कोई डिफेंस नहीं ले सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नॉलेज। Knowledge of a danger or risk is not the same thing as a consent to bear the danger. ठीक है, कहते नॉलेज होनी डेंजर और रिस्क की सेम बात नहीं है, जितना ये कि अगर हम कंसेंट दे देते हैं कि हमें फिर वो बियर करना पड़ेगा डेंजर। In order to bear knowledge as a defense, it is necessary first to prove that the plaintiff was aware of the risk, and second that he knowing the same agreed to suffer the harm. देखो वो कह रहे सिर्फ आपको पता है कि हाँ ये बहुत कार का तो वो रिम रूम निकला हुआ है, पंचर हो रखी है, नॉलेज है आपको जस्ट कि हाँ ये तो बैठेगा कोई तो मरेगा, ठीक है। नॉलेज होना कहते हैं अलग बात है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए, उसका कंसेंट टू बियर द डेंजर का भी पता होना चाहिए, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो क्या बातें देखनी है कि प्लेंटिव वॉज अवेयर ऑफ द रिस्क, क्या वो रिस्क अवेयर, सेकेंड एग्री टू सफर द हार्म, उसको पता था रिस्क है, दूसरा वो कंसेंट दे दे कि हाँ मुझे नॉलेज है, इतना मेरा रिस्क है इस चीज में, बट ठीक है मैं कर लूंगी या कर लूंगा, टू सफर द हार्म। व्हेन ही गिव दैट कंसेंट, तब ही इसकी नॉलेज जो है कंप्लीट मांगनी जाएगी। अब केस देखो, इंडियन वर्सेस हैमिल्टन। A lady, knowing that the driver of the car was drunk, chose to travel in it instead of an omnibus. Due to the driver's negligent driving, an accident was caused, resulting in the death of the driver himself and injuries to the lady passenger. The court held that the lady was entitled to claim compensation. अब आप बोलोगे कि जब मैम उसको पता था कि that the driver was drunk, then why? वाई, मैंने आपको ऑटो वाले एग्जाम्पल में भी समझाया था, फिर से समझो। द रीजन वाई द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन-फिट इंजुरिया वाज कंसीडर्ड टू बी नॉट एप्लीकेबल वाज दैट द डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन of the driver was not to such an extent that taking a lift could be deemed to be consenting to an obvious danger. ठीक है, अब उसको डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन नहीं पता था कि कोई इतना रिस्क हो सकता है और वो इतना हार्म जो है सफर करेगी, राइट। दैट इज वाई कोर्ट सेड वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया यहाँ नहीं लगेगा, शी इज लायबल कि उसको कंपेंसेशन हम दे दें, ठीक है। डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट। देखो अब कैसे, क्यों मैंने बार बार आपको ऐसे एग्जांपल्स करा रही हूँ, सो दैट आप अपना समझो, अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाओ,
कि कैसे इस केस में नहीं लगा, कैसे उस केस में लगा, राइट। अब यहाँ पे क्या सोचने वाली बात थी, अब आपका किसी को क्वेश्चन आता है तो ये आपका रैशनल है उसको समझने का, because the degree of intoxication of the driver was not known to the lady, that to what extent the risk may happen, that to what extent she will suffer the harm, right? Now what are the limitations, what are the exceptions or limitations of voluntary non-fit injury? पहली एक्सेप्शन तो वही फ्रॉड वाली आपने पढ़ा कि अब फ्री कंसेंट जब नहीं है तब नहीं लगेगा, तो इलीगल कंसेंट को इसका नाम दिया है। इफ द कंसेंट इज गिवन फॉर एन एक्ट व्हिच इज नॉट अलाउड बाय लॉ even on the fulfillment of all the essential conditions of this defense, the liability cannot be escaped, and thus in such cases this defense becomes inoperative, right? If A and B decide to do a fight with the sharp swords, when such an act is prohibited by law and A suffers a big cut due to which he suffers serious injuries, then in such case B cannot take the defense of having A's consent in doing this act because it was prohibited by law, and thus B will be liable. बेसिकली कुछ ऐसा एक्ट जो लॉ प्रोहिबिट कर रहा है आपको, अब उसमें कंसेंट दे देते हो, वो आपकी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। उस सिचुएशन में कुछ इंजरीज होती हैं प्लेंटिफ को, ठीक है, तो डिफेंडेंट विल बी लायबल टू कंपेंसेट इट, राइट। वहां पे वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी का डिफेंस जो है नहीं ले सकता। नाउ नेक्स्ट इज नेग्लिजेंस। द डिफेंस ऑफ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस द डिफेंडेंट हैज बीन नेग्लिजेंट, जब डिफेंडेड ही वहां पे नेग्लिजेंट हो गया, राइट। द ओनली वेयर देयर इज नो नेग्लिजेंस बाय द डिफेंडेंट he can claim this defense to escape the liability, right? कहते किस केस में हो सकती है, जब कोई नेग्लिजेंस नहीं करा उसने तब ही वो ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का जो है डिफेंस ले सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। If A undergoes a heart operation and he gives his consent for it, even though he knows that there is a risk of the operation failing which can cause his death, the surgeon will not be liable if he dies as a result of the surgery if he had taken all due care. But if the operation had failed, because of the negligence in carrying out the surgery, then in such case the surgeon cannot claim the defense of having received the consent of A, and he will be liable because there was negligence on his part to conduct the surgery. बेसिकली जहां आप नेग्लिजेंट डिफेंडेंट हो गया, ठीक है, वहां पे वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी का डिफेंस नहीं ले सकता, राइट। नाउ इन ब्रैंडन वर्सेस ऑसबॉर्न, while plaintiff's husband and wife were in a shop, a skylight in the roof was broken. Owing to negligence of the contractor, the glass fell and injured the husband. His wife, while trying to pull him, strained her leg, held that both the plaintiffs were entitled to the damages because there was the negligence of the contractor. अब इसमें डिफेंडेंट ने नेग्लिजेंस जब दिखाई दी है तो उस केस में प्लेंटिफ को डिफेंस मतलब का उसको डिफेंडेंट को डिफेंस नहीं मिलेगा, प्लेंटिफ को फिर कंपनसेशन मिलेगी, उसके डैमेजेस जो हैं वो रिकवर करे जाएंगे, right? Now next is the rescue cases. This is very important. When the plaintiff voluntarily takes a risk, खुद ही रिस्क ले रहा है voluntarily, चाहे डेथ का क्यों ना हो, to rescue somebody from an imminent danger created by the wrongful act of a defendant. देखो wrongful act करा किसने करा, डिफेंडेंट ने करा, और प्लेंटिफ है वॉलंटरली रिस्क ले रहा है टू रेस्क्यू से एक्स फ्रॉम द एमिनेंट डेंजर जो डिफेंडेंट ने क्रिएट करा है। He cannot be met with the defense of voluntary non-fit injury. Here डिफेंडेंट को कोई भी voluntary non-fit injury का डिफेंस नहीं मिलेगा। प्लेंटिफ एक्स को बचा रहा है किससे, कोई बहुत खतरनाक एमिनेंट डेंजर डिफेंडेंट ने क्रिएट कर दिया है,
ठीक है, उससे चाहे प्लेंटिफ की जान क्यों न चल जाए, उसको पता है बहुत रिस्क है उससे, मतलब बेसिकली उसको यहाँ पे नॉलेज है कि रिस्क है, he will suffer the danger but still he jumps into it to save somebody, to rescue somebody, ठीक है, फ्रॉम द एमिनेंट डेंजर क्रिएटेड बाय डिफेंडेंट। हियर डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता प्लेंटिफ को कोई इंजरी होती है वो कंपनसेशन के लिए सूट फाइल करता है, तो इस केस में डिफेंडेंट के पास वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी का राइट नहीं है, बिकॉज जो एमिनेंट डेंजर था वो, या फिर कह लो अब जो रॉन्गफुल एक्ट था वो डिफेंडेंट ने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ था। राइट, इजी समझे। अब देखो इस केस में रिस्क भी पता है, रिस्क भी पता है, सब पता है, बट सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, इमीडिएट एमिनेंट डेंजर है, ठीक है, और वो किसने क्रिएट करा हुआ है, डिफेंडेंट ने क्रिएट करा हुआ है, तो इस केस में डिफेंडेंट के पास वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का बिल्कुल भी डिफेंस नहीं होगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं इसकी हम। ए फायर इज कॉज ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ ए एंड बी इज ट्रैप्ड इनसाइड द फायर। देखो मान लो ये घर को आग लग गई है और इसमें बी है, ठीक है, और ये किसने कॉज करी है, ए ने कॉज करी है, ठीक है। सी सीज बी, यहाँ सी देखता है बी को और वो कूद पड़ता है, ठीक है, टू रेस्क्यू हिम, बट इन डूइंग सो ही इज ऑल्सो बर्न्ड। Here, even though C went into the fire voluntarily, knowing fully well that he may be burned, A will be held liable for negligence and the defense of voluntary non-fit injury cannot be applied in this case. Therefore, C will be entitled to receive damages from A. अब इसकी जो इंजरीज हुई हैं वो A से लेगा। देखो कितनी सही एक्सेप्शन है, हर एक एसेंशियल इसमें फुलफिल होता है, बट बेसिक नेग्लिजेंस जो करी है डिफेंडेंट ने, रॉन्गफुल एक्ट जो करा है डिफेंडेंट ने, उसकी वजह से वो ये डिफेंस नहीं ले सकता। नाउ केस देखो इसका, इन हैंस वर्सेस हार्वुड, द डिफेंडेंट सर्वेंट लेफ्ट अ 2 horse when unattended in a street. A police constable, the plaintiff who was on duty, saw the runaway horses coming down the street. Seeing a grave danger to a woman and children, he took the risk and managed to stop the horses, but in the process he was seriously injured. ठीक है, यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल जो है सीरियसली इंजर्ड हो जाता है क्योंकि वो विमेन एंड चिल्ड्रन को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। किसकी गलती हुई थी, इसके सर्वेंट की गलती हुई थी, डिफेंडेंट की, जिसने 2 हॉर्सेस जो थे खुले छोड़ दिए थे, ठीक है। It being a rescue case, the defense of voluntary not fit injuria was not accepted and the defendants were held liable. Right? Easy वही बात है, जहां रेस्क्यू केस आ जाता है आपका, वहां पे defendants will be held liable. Now, at last to conclude, देखो आज के वैसे इस लेक्चर में आपको इजीली सब पता चलेगा कि वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, कौन सी इसकी एक्सेप्शंस हैं, क्या इसके एसेंशियल्स हैं, राइट। आपके एग्जाम में अभी कोई भी पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आपकी यही सब चीजें होती हैं, तो आपको इजीली उसको अंडरस्टैंड करना है पॉइंट को कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, उस अकॉर्डिंग उसको आंसर कर दो। आपका कंसेप्ट जब सारा क्लियर है, आपका आंसर 100% सही रहेगा, राइट। कंक्लूजन देखते हैं क्या कहता है। इट इज one of the defense under the law of torts in which the person who has committed a wrong is exempted from liability because the victim of such a wrong gives his consent to the commission of such an act, and such a consent must be free for the successful application of this defense in a case. The defense is also subjected to certain limitations such as rescue cases and the negligence of the defendant, in which even if the consent is given by the plaintiff, the defendant is held liable. Thus, while allowing the defense, courts have to ensure that the conditions of this defense are fulfilled and the act is not one which falls within the limitation imposed on this defense. तो बेसिकली पहले वाले में हमने वो बात करी है कि कौन से एसेंशियल्स हैं, दूसरे में एक्सेप्शंस की बात करी है, थर्ड में बोला है कोर्ट्स को ये सब बातें ध्यान रखिए, अपना जो है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देख के उस तरह देखना चाहिए डिफेंस लगेगा कि नहीं लगेगा। सो क्लास, आज के हमने लेक्चर में क्या समझा,
हमने समझा वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया के बारे में, क्या इसके एसेंशियल्स हैं, इसके एसेंशियल्स क्या हैं, फ्री कंसेंट, ठीक है। दूसरा नॉलेज, नॉलेज सिर्फ नॉलेज होना ही नहीं, ये भी कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है और कितना हार्म आप सफर कर सकते हो। तो किन चीजें आपकी एसेंशियल है, फ्री कंसेंट, दूसरा नॉलेज, नॉलेज में आपका रिस्क और हार्म जो सफर करोगे उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। फिर इसकी हमने एक्सेप्शंस क्या देखी थी, एक्सेप्शंस क्या है इसकी, इसकी एक्सेप्शंस पहली क्या है, इलीगल जब आप कंसेंट ले लेते हो, दूसरा नेग्लिजेंस एक्ट करता है डिफेंडेंट, और थर्ड क्या थी, रेस्क्यू केसेस जब होते हैं, ठीक है। तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया के इससे परे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इन 5 चीजों के ऊपर जो है आपका क्वेश्चन आता है। आपको अपने अंडरस्टैंडिंग पावर को इतना बढ़ाना है, आपको समझना है। क्वेश्चन में देखो नॉलेज वर्ड लिखा है, सब लिखा है, ठीक है। अगर इंटॉक्सिकेशन वाला केस आ गया तो डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन नहीं पता होती तो इस केस में कंपनसेशन उसको है मिल जाएगी, राइट। और दूसरा रेस्क्यू केसेस, यहाँ नेग्लिजेंस है, इसमें भी नेग्लिजेंस लगता है। इलीगल कंसेंट में जो एक्ट ही आपका इलीगल है तो इसमें कंसेंट का कोई फायदा नहीं है, वो भी एग्जेम्प्टेड है। दूसरा फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्रॉड के साथ नहीं होनी चाहिए, नॉलेज एंड ऑल। तो आई होप आपको आज का लेक्चर इजीली सब समझ लग गया होगा। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया क्या कहता है, कैसे इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास, सी यू अगेन, थैंक यू सो वेरी मच।